जाने तमन्ना तो जनू मेरा अनुशा खान किस नंबर 11। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हजार इस वक्त ब्लैक स्टाइलिश शलवार कमीज़ में मलबूस, जिसके बाजू इसने कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। फोल्ड किए गए बाजुओं से इसके सुर्ख और सफ़ेद बाजू इसकी कसरती वजरसी बदन को जाहिर करते इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो शाह हवेली का मंझला शहजादा था, जिसकी रौबदार और ज़िद्दी तबीयत से वो पूरे बिजनेस हलके में एक मकरूर बिजनेसमैन के तौर पर मशहूर था। वो किसी को माफ़ करने की सोच ही नहीं रखता था, चाहे कोई अपना हो या पराया, चाहे किसी का जुर्म बड़ा हो या छोटा। इसकी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। इस वक्त भी वो अपने मैनेजर पर चला रहा था, जिसने कुछ कोटेशन इसे वक्त पर सेंड नहीं की थी। मगरूराना चाल चलते फ़ोन कान से लगाए लॉन की राहदारी से होता हवेली की पिछली तरफ बढ़ा, जहाँ इस वक्त रश ना होने के बराबर था, क्योंकि माइयों का इंतज़ाम हवेली की अगली साइड पर ही था। लेकिन पिछले हिस्से को भी पूरी खूबसूरती से सजाते पिछले गेट्स को भी खोला गया था, ताकि मेहमानों को आने में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। हजार फ़ोन सुनते आगे बढ़ रहा था, जब गेट से थोड़ा सा पीछे लाइट येलो और पिंक कलर के कलियों वाले फ्रॉक में खड़े वजूद को देखा, जो इस वक्त बड़े सुकून से सामने खड़े 3 लड़कों से बात कर रही थी, जो यकीनन इनके कोई रिश्तेदार ही थे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में कोई गैर तो हवेली के गेट से अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन इस नाजुक वजूद को इतनी क़यामत खेज़ तैयारी के साथ गेट तक आने पर इसका खून इसकी रगों में दहकती आग की तरह जलने लगा। जिसने सर पर बेशक दुपट्टा लिया था, लेकिन दुपट्टा इसके स्ट्रेट सुनहरी कमर से नीचे तक आते बालों और इसके खूबसूरत नरम नाजुक बदन की रौनाइयों की खूबसूरती को छुपाने में पूरी तरह नाकाम था। हजार इसकी पुश्त से ही अंदाज़ा लगा गया कि आज इसका नाजुक हुस्न कितना तबाहकुन लग रहा होगा। हजार ने मैनेजर को बिना कोई जवाब दिए गुस्से से फ़ोन कट किया और इस नाजुक रोशनियां बखेरते वजूद की तरफ बढ़ा, जो अपने जगमगाते हुस्न से हजार के हर हिस्से में चिंगारियां भर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो अब्रिशा? हजार शेर की तरह दौड़ते अब्रिशा की नाजुक गजरों वाली किलाई को अपने पत्थर से मजबूत मुट्ठी में जकड़ता अपनी तरफ खींच गया, तो अब्रिशा अपना बैलेंस खोती टूटी हुई डाल की तरह इसके सीने से आ लगी। इसी दौरान इसका आंचल भी सर से ढलकता पीछे गिरा, लेकिन दुपट्टा कंधों पर लगी पिंस की वजह से अभी भी इसके कंधों पर था। ज़ार ने अपनी ब्राउन खून छलकाती आंखें इसकी डरी सहमी आंखों में गाड़ी, तो अब्रिशा कोई भी जवाब देने की बजाय थर-थर कांपने लगी। तुमसे कुछ पूछा है मैंने। ज़ार ने इस बार इर्द गिर्द मौजूद कुछ लोगों की मौजूदगी की वजह से अपनी आवाज़ को काफ़ी आहिस्ता रखा, लेकिन इसके लहजे की सख्ती अभी भी बरकरार थी। हजार भाई, हम भी इनसे यही पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हजार और अब्रिशा की इतनी नज़दीकी को देखते सामने खड़े 3 लड़कों में से एक 23-24 साल लड़के ने इस मंजर को नागवारी से देखते कहा, जिसमें हजार अब्रिशा को तकरीबन अपने हजार में लिए घूर रहा था। आपकी तारीफ। जब हजार ने अब्रिशा की कलाई छोड़ते इसे सीधा खड़ा करते इसके सर पर दुपट्टा देते इस लड़के की तरफ देखा। मैं फिरोज़ शाह का पोता और हसन शाह का बेटा हूँ। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते अपने बाप दादा का बताया, जो हजार के दादा के पुप्पी साथ कज़न थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हजार ने मेहमान नवाजी का हक अदा करते इससे हाथ मिलाया, लेकिन इसकी आंखों की सुर्खी और लहजे की सख्ती अभी भी कायम थी। हम लोग इधर गाड़ियाँ पार्क करने आए थे। इस लड़के ने हजार के संजीदा और खूनखार रूप को देखते थूक निकलते जवाब दिया। ओके, आओ तुम लोग चलो अंदर। हजार बिल्कुल अब्रिशा के सामने खड़ा इन लड़कों को अंदर आने की पेशिश कर रहा था, जब इस लड़के की आंखों में अजीब रंग देखते हजार का दिल चाह रहा था कि वो इसे अपनी हवेली के इसी हिस्से में दफना दे। जी, वो तीनों लड़के शराफत से हवेली की तरफ बढ़ गए और हजार की सुर्ख अंगारा आंखों और लहजे की वजह से किसी की भी मुड़कर देखने की हिम्मत ना हुई। चलो अंदर। हजार गार्ड और मेहमानों के पेश नज़र इसे अंदर चलने का बोलता मुड़ा, तो अब्रिशा अभी भी वहीं खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। जब हजार ने बिना कुछ बोले अपनी सुर्ख आंखों की एक आईब्रो रेस करते इसे देखा। वो मैं अपनी दोस्त वानिया का इंतज़ार कर रही।
अबरीशा ने हजार की पथरीली नज़रों से अपनी थूक निकलते अपनी पूरी हिम्मत जमा करते जवाब दिया, तो क्या हवेली के सब मुलाजिम मर गए हैं जो तुम अपनी इस दोस्त को लेने आई हो? हजार इस शिद्दत पसंदी से अल्फाज को चबा चबा कर बोला कि अबरीशा का दिल अपनी रफ्तार से कई गुना तेज़ धड़कने लगा। हजार अबरीशा की इस दोस्त को अच्छे से जानता था, क्योंकि अबरीशा की वो वाहद दोस्त थी जो इनकी हवेली भी काफ़ी बार आ चुकी थी और शायद इसके साथ कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए अबरीशा हमेशा अपनी दोस्त के लिए प्रोटेक्टिव रहती थी। ये बात इसे हदीपिया से पता चली थी जब एक बार इसकी वो दोस्त लाउंज में बैठी रो रही थी और इसके घर की ख़वातीन इसके इर्द गिर्द जमा थी। हदीपिया ने इसे प्रॉब्लम भी बताई थी, लेकिन हजार अपने मोबाइल में बिज़ी होने की वजह से इसकी बात तवज्जो से ना सुन सका था। हजार भाई, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। अबरीशा ने अपने सर से ढलकते दुपट्टे को दोबारा सर पर सेट करते हजार से एहतियाती तौर पर फासला बनाते कहा, जबकि हजार अबरीशा के इस अमल को देखते हल्का सा मुस्कुराता सर को नफ़ी में हिला गया। चलो अंदर से किसी मुलाजमा को भेज देता हूँ। हजार ने इस बार अबरीशा के चांदी से चमकते रूप को देखते नरमी से इसका हाथ पकड़े हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हजार भाई, अरहम भाई ने आपको बोला भी था मुझे ना डांटने को। अबरीशा हजार के साथ छोटे छोटे कदम लेती रूठे अंदाज में अपनी हथेलियों से अपने आंसू साफ करती जो गालों पर गिर रहे थे। इतनी मासूमियत से बोली कि हजार ने बेख्तियार रुकते मुंह इसकी तरफ मोड़ते इसके मन मोहने रूप को अपनी आंखों में बसाया, और अब हजार का रुख हवेली की बजाय इस तरीक सी गली की तरफ था जो हवेली की पिछले हिस्से पर अलग थलग बने कुछ कमरों को जाते थे। इस तरफ किसी किस्म के आराइश का इंतज़ाम नहीं किया गया था, इसलिए इधर रात के इस वक्त बहुत कम रोशनी थी। हजार भाई, ये आप यहाँ क्यों जा रहे? अबरीशा ने हजार को हवेली की बजाय इस गली की तरफ बढ़ते देखा। वो अपने कदम वहीं ज़मीन के साथ मजबूती से जकड़ गए। वो तो बचपन से कभी इस गली के पीछे बने कमरों में 1 से 2 बार के बाद नहीं आई थी। इसे इस जगह से इतना डर लगता था। अबरीशा, चुपचाप चलो। हजार ने अबरीशा को एक झटका देते अपने साथ खींचा और गली में दाखिल हो गया। प्लीज़ हजार भाई, आई एम सॉरी। मैं आइंदा कभी आपको खुद को डांटने से मना नहीं करूँगी। अबरीशा ने हजार की बाजू को अपने सीने से लगाते आंसू बहाते पूरी जोर से इसे रोकने की कोशिश की। अबरीशा के नाजुक हिस्से ने जैसे ही हजार की बाजू को छुआ, हजार की बॉडी में एक स्पार्क सा हुआ। हजार ने फ़ौरन अबरीशा से अपना बाजू छुड़ाते इसे दूर किया तो वो कमरों के सामने बने बरामदे के पिल्ले से जा टकराए। मेरा बाजू क्यों पकड़ा तुमने? मुझे अंधेरे से डर लगता और आप मेरे भाई हैं तो इसलिए। अबरीशा ने पिल्ले से टेक लगाते मासूमियत से हजार को देखा। मैं नहीं हूँ तुम्हारा भाई, कितनी बार बावर करवाया है तुम्हें? हजार ने अबरीशा के चेहरे के एक एक नक्श को नहाते मदहोशी से कहा। इस वक्त अबरीशा माथे पे छोटे से फूल शेप की बिंदियाँ लगाए हुए, आंखों पर लाइट मेकअप किए, अपनी पलकों को मस्कारे से और सहर अंगेज बनाए हुए थी। हजार को लगा आज वो इन आँखों के सहर से निकल नहीं पाएगा। हजार ने अबरीशा के मज़ीद करीब होते अब उंगली इसके गालों पर लगे हाईलाइटर पर फेरी, जो इसकी साफ शफाफ जिल्द को मज़ीद चमका रहा था। जबकि अबरीशा हैरान परेशान सी हजार से दूर होने लगी जब हजार ने इसे दोबारा से लगाते इसकी तीखी नाक को अपनी 2 उंगलियों के दरमियान दबाया, जिसकी टिप पर भी थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया गया था। हजार भा इससे पहले के अबरीशा कुछ भी बोलती, हजार ने अपनी उंगली अबरीशा के कपकपाते होंठों पर रखी, जिनको इसने लाइट पिंक लिप ग्लोस से रंग रखा था। ये आप क्या कर रहे हजार भाई? हजार की इस बेखुदी पर अबरीशा ने अपने धड़कते दिल को काबू करते पूरे जोर से इसे झटकते खुद से दूर किया। हजार भी इसके झटके के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो अबरीशा का झटका देने पर 2 कदम पीछे हुआ। हजार अबरीशा के इससे इस तरह झटकने पर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा तो अबरीशा को लगा कि वो इसे थप्पड़ मारेगा। अबरीशा ने जल्दी से अपने दोनों बाजुओं को अपने मुंह और आंखों पर रख के खुद को बचाया। कुछ पल बाद भी जब कुछ ना हुआ तो अबरीशा ने अपनी बाजुओं में से एक आंख से सामने की तरफ देखा, जहाँ हजार अपने एक हाथ को अबरीशा के पास पिल्लर पर रखे इसे मुस्कुराते हुए अजीब
नज़रों से देख रहा था। मैं जाऊं? कुछ पल ऐसे देखने के बाद अब रिशा ने हिम्मत करते बाजू उठाए और आगे बढ़ने लगी। जब अजान ने पिल्लर से टेक लगाते इसकी कलाई को नरमी से पकड़े खींचते अपने सीने से लगाया। मुझे आज के बाद भाई ना बोलना, लास्ट वार्निंग दे रहा। अजान ने उंगली उठाकर अब रिशा को वार्न किया। क्यों ना बोलूं? अब रिशा ने डरते डरते अपने नाक को थोड़ा सा फुलाकर अपने आप को हजार के एहसास से निकालने की कोशिश की। क्योंकि हजार ने अपनी गहरी सुर्ख आंखों को रिशा के जलवे बिखेरते हुस्न पर बेबाकी से गाड़ते, बिल्कुल इसके करीब होते, अपनी गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़ते अपने लहजे को गमगीन बनाया। मैं तो तुम में समाकर तुम्हारी रूह का हिस्सा बने, तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ना चाहता। हसन ने चांद की रोशनी में चांदी से चमकते इस हुस्न की मालिक लड़की को लरसते देख मदहोशी में बोला, मैं तो चाहता कि तुम्हारे इस रोशनियां बखेरते हुस्न को कोई मर्द तो दूर की बात कोई औरत भी ना देखे। हसन ने अपनी उंगली की पोर से इसके नाजुक गाल को छू कर महसूस किया, जबकि रिशा हजार के हसार में हिल भी ना पा रही थी। कुछ डर से और कुछ शौक से वो बिल्कुल स्टिल थी। ऐसे में तुम्हें अपनी कैद में छुपा लूँगा तो मेरी जान, आइंदा से कभी गलती से भी ये अल्फाज मेरे लिए तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, मेरे अलावा इस दुनिया के सब लड़के तुम्हारे भाई हैं, तो इन्हें ही भाई बनाओ। हजार अपनी नाक को अबरीशा की नाक से रगड़ते अबरीशा की नन्ही सी जान को 100 वाल्ट का झटका दे गया। हजार आप कैसी गंदी बातें कर रहे हैं? अबरीशा जैसे होश में आती हजार की बाहों में मचलते हुए फूली सांसों से बोले, माई लिटिल जान, अभी तो सिर्फ बातें कर रहा, जल्द ही अमल करने का इरादा भी है मेरा। हजार ने अबरीशा के स्ट्रेट बालों में अपना मुंह देते, इनकी खुशबू को अपनी सांसों में बसाते अपने तड़पते दिल को सुकून पहुंचाया। लेकिन आपकी तो मंगनी शीशा अपी से हुई है। अबरीशा ने बहते आंसुओं से हजार के बाजू पर अपने दोनों हाथ जमाते इसे ना समझी से देखा। तो मेरे पास 4 मौके हैं, शीशा के बाद भी 3 और चांसेस हैं। हजार ने अबरीशा की हिन्नी की तरह डरी हुई आंखों में किसी शेर की तरह देखा जो इसे शिकार करने को तैयार हो। मैं आपसे दूसरी शादी नहीं करूँगी। अबरीशा अपने नाखून हजार के बाजुओं में गाड़ते किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाते चिल्लाई, ओके ओके, इसमें खुद को इतना हल्कान करने की क्या ज़रूरत है मेरी नाजुक चिड़िया। हजार ने अबरीशा की मज़ाहमत पर इसे और ज़ोर से अपने बाजुओं में बिछा। हजार की बात पर अबरीशा ने बेयकीनी के समुंदर में गोते लेते अपनी सुर्ख गहरी आंखों से देखा। ऐसे क्यों देख रही? सच कह रहा, मैं तुमसे दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे पहली शादी करूँगा, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी करूँगा। हजार ने अबरीशा की हैरानगी से पहली आंखों को चूमते अपनी मासूम हिरनी की डरी सहमी आंखों में देखते मुस्कुराते इसको एक और 100 वाल्ट का झटका दिया, जबकि अबरीशा सदमे से सिर्फ हजार की तरफ देख रही थी कि हजार 4 शादियाँ करेगा। आप मेरी तरफ से 10 शादियाँ करें, लेकिन मैं आप जैसे पुराने ज़माने के बादशाह से एक भी शादी ना करूं, जिसे शादियां करने के अलावा कोई काम ही ना हो। अबरीशा ने सदमे से अपने शहजादों से आन बान वाले कज़न को देखा, जिसकी सोच भी इसे इस वक्त किसी रियासत के बादशाह जैसी लग रही थी, जबकि हजार ने इसकी बात पर गुस्सा होने के बजाय एक जोरदार कहका लगाया, अगर तुम्हें पुराने ज़माने के बादशाहों का इतना पता मेरी नाजुक जान, तो ये भी पता होगा कि एक बादशाह जितनी भी शादियां कर ले, एक मलका इसकी पसंदीदा होती सब में से, तो मुझे लगता मेरी भी सब बीवियों में से तुम मेरी लाडली बीवी होगी। हजार ने एक झटके से अबरीशा को अपनी जगह पिल्लर से लगाते अपने दोनों बाजू इसके इर्द गिर्द रखे थोड़ा सा झुकते कहा, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मैं अरहम भाई को बताऊँगी कि आप मुझसे ऐसी अजीब और गंदी बातें करते हैं। अबरीशा ने अपनी मासूमियत से अपनी आंखों को पटपटाते हजार को डराने के नाकाम कोशिश की। गुडिये, तो मैं चाहता कि तुम्हारा भाई मेरे साथ पंगा ले और मैं अपने दिल की सारी हसरतें इसकी हड्डियां तोड़ कर निकालूं। हजार का अच्छा मूड मिनटों में उड़न छू हुआ और इसकी जगह शदीद गुस्से ने ली। क्यों आप मेरे भाई को मारेंगे? अबरीशा ने अपने आंसू साफ किए जो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके गालों पर बहते इसकी आंखों की सुर्खी में इजाफा कर रहे थे। सिर्फ हड्डियां ही नहीं तोड़ूंगा, जिस दिन मौका मिला इस
साले साहब के सीने पर गोलियां चलाते वक्त एक पल को भी नहीं सोचूंगा। अब आप मेरे भाई को कुछ करेंगे इससे पहले मैं आपको अपने हाथों से मार दूंगी। अबरीशा ने शेरनी की तरह चलाते हजार की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो इसका नाखून हजार के चेहरे पर एक लकीर छोड़ गया। यू इडियट! हजार ने अपने मुंह पर हाथ रखते अबरीशा के वजूद को धक्का दिया जिसे वो पिछले 5 मिनट से अपने हजार में लिए खड़ा था। अबरीशा ने गिरने से बचने के लिए पिल्लर का सहारा लेते हजार को अपनी सुर्खी माइल आंखों से घूरा। इसे अपनी हरकत पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी क्योंकि वो अपने जान से प्यारे भाई के लिए अगर जान दे सकती थी तो जान ले भी सकती थी। हजार ने अबरीशा को घूरते अपनी कंधों पर पड़ी चादर को एक झटके से उतारा और अबरीशा की तरफ बढ़ते इसके गले में डाले। दोनों तरफ से पूरे जोर से खींचा तो अबरीशा की सांसें रुकने लगी। हजार! अबरीशा ने अपने कांपते ठंडे हाथों को हजार के गर्म दहकते हाथों पर रखे अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। अबरीशा को लग रहा था कि वो 20 साल की उम्र में अपनी ही हवेली के पिछले हिस्से में कत्ल कर दी जाएगी और इसके प्यारों को इसकी खबर भी नहीं होगी। हजार के हाथों पर जैसे ही अबरीशा की गिरफ्त हल्की हुई वैसे ही हजार ने अपनी शाल से हाथ हटा लिए। अबरीशा आंखों से बहते आंसू से बुरी तरह खांस से ज़मीन पर बैठ गई। इसे अपने फेफड़ों में ज़बरदस्त तकलीफ महसूस हो रही थी। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले अपने इस छोटे से दिमाग में ये याद रखना, हजार शाह ऐसी गलतियां माफ़ नहीं करता बल्कि सामने वाले को सूद समेत गलती की सज़ा पलक झपकते देता है। हजार ने अबरीशा की गर्दन में मौजूद अपनी चादर पर जोर देते इसे अपने करीब करते रगों में मंजमत करने वाली आवाज़ में ताड़ा। टेक डीप ब्रीथ यू सिली गर्ल! अबरीशा को सर्द रंगत में गहरे सांस भरते देख हजार ने इसकी खमदार कमर पर अपने हाथ से हिलाते बेचैनी से दहाड़ते कहा, न ई आ रहा। अबरीशा ने हजार की कमीज़ को अपनी नाजुक सी मुट्ठियों में लिए पूरा जोर डाले सांस लेने की कोशिश की। अबरीशा सांस लो डैमिट! हजार ने अबरीशा की कमर में हाथ डालते बिल्कुल अबरीशा के मुंह के पास पिलर पर मुक्का मारते चिल्लाते कहा। इस वक्त इसे अपने जिस्म में शरारे से जलते महसूस हो रहे थे। इसका दिल अजीबोगरीब तरीके से मलामत करने लगा कि इस नाजुक से वजूद पर इतने हार्श रिएक्शन की क्या ज़रूरत थी। हजार अच्छे से जानता था इसे सांस का मसला बचपन से था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत कम हो गया था। पर अब भी जब वो ज़्यादा पैनिक करती या डर जाती इसकी सांसें रुकने लगती थी, इसलिए वो हर वक्त अपने कमरे बैग में इनहेलर रखती थी। हजार सर झुकाए अपने दिल की लानत और मुलामत सुन रहा था जब अबरीशा ने अपने नाजुक कांपते हाथों से इसकी कमीज़ को पीछे से अपनी मुट्ठी में जोर से दबोचते इसके कंधे पर अपने सुर्ख होते चेहरे को इधर उधर मारते अपनी ब्राउन सुर्ख आंखों से हजार की सुर्ख गहरी आंखों में देखते आंखें मूंद ली। अबरीशा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हजार ने इसकी कमर को सहलाते इसका सर अपने कंधे से हटाते बाजू पर रखा। अबरीशा का गुलाबी रंग मिनटों में जर्दी माइल हो गया था। वो गनूदगी में चली गई थी जब हजार अपने बेकरार दिल की सदा सुनते अबरीशा के गुलाबी होंठों पर झुका, जिन पर अब हल्का हल्का नीला रंग अपनी झलक दिखलाने लगा था। हजार ने अबरीशा के नर्म और नाजुक होंठों पर अपने होंठ रखते इसमें अपनी सांसें इनहेल करना शुरू की तो इसके दिल ने 120 की स्पीड पर धड़कना शुरू किया। वो एक कॉन्फिडेंट मजबूत साब का मालिक मर्द इस वक्त एक लड़की को छूते कांप रहा था। इसका दिल इसके कानों में धड़कता पसलियां तोड़े बाहर को आ रहा था। अबरीशा की सांसें बहाल होना शुरू हो चुकी थी। हजार ने कुछ सेकंड के लिए रुककर अपनी सांसें बहाल की और फिर से नरम नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिनसे नीला रंग छटता अब इन्हें दोबारा सुर्ख कंधारी रंग में रंग रहा था। अबरीशा ने जैसे ही आंखें खोली हजार को अपने ऊपर झुके अपने होंठों से लिपटे देख तीर की तेजी से उठते पूरी जान से हजार को धक्का मारते इससे दूर हुई। ये आप क्या कर रहे थे? अबरीशा ने अपने सुर्खी माइल लबों पर मौजूद नमी को बेदर्दी से अपनी हथेली से रगड़ते हजार को सर्द आंखों से देखा। कुछ नहीं, सिर्फ एक मरीज की तीमारदारी कर रहा था। हजार अबरीशा के धक्के पर इसे घूर गया। इसने अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल में रखा। पहले ही इस का गुस्सा ना चाहते हुए भी इस नाजुक जान को काफ़ी तकलीफ दे गया था। अबरीशा ने हजार को घूरते उठने की कोशिश की, लेकिन इसकी टांगों ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, हज़ार ने इसे अपने हज़ार में लेते गोद में उठाया। अब एक भी लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान से निकला, इस बार सच में तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी तुम। हज़ार ने अबरीशा की मुज़ाहमत और कुछ बोलने की कोशिश पर इसे घूरते वार्निंग दी, देते अपनी गहरी आंखों का कहर इसकी डरी सहमी ब्राउन आंखों में मुंतकिल किया। अबरीशा डर और सदमे के ज़रिए से कुछ बोल ना पाई। जब हज़ार पिछले हिस्से में बने कमरों से होता एक कमरे के दरवाजे पर लगे लॉक को अपनी फिंगरप्रिंट से खोलते अंदर दाखिल हो गया, जहां कुछ खुफिया रास्तों से कुछ मिनट्स में ही वहां बनी सीढ़ियां चढ़ता एक कमरे के दरवाजे को दोबारा अपने फिंगरप्रिंट से खोलता इसमें दाखिल हुआ। जबकि अबरीशा हज़ार की गोद में अपनी मुज़ाहमत भूलती अपनी हवेली के इस अजीबो गरीब हिस्से को देखती शौक की कैफियत में थी। हज़ार जिस कमरे में दाखिल हुआ इसमें सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे थे, इसके अलावा वो कमरा बिल्कुल खाली था। हज़ार इनमें से एक दरवाजे को भी फिंगरप्रिंट से खोलता अंदर दाखिल हो गया। जबकि अब अबरीशा मुंह खोले सिर्फ हज़ार के सुर्ख और सफ़ेद खूबसूरत तीखे नकूश के हामिल चेहरे को देखे जा रही थी। जब हज़ार ने इसे बेड पर बिठाते हाथ इसकी थोड़ी पर रखे इसका मुंह बंद किया तो अबरीशा ने होश में आते फ़ौरन अपनी बाजू हज़ार की गर्दन से निकाली, जो वो मुज़ाहमत करते हुए गिरने के डर से डाले हुए थी। असल शौक तो अबरीशा को तब लगा जब इसने अपने इर्द गिर्द देखते खुद को अपने कमरे में अपने बेड पर पाया। मैं यहाँ कैसे आई? अबरीशा ने अपने कमरे को देखते ऐसे पूछा जैसे ये कोई ख्वाब हो। आप माँ बदौलत की बाहों में आई हैं क्या? सांसों के साथ साथ याददाश्त भी छिनने लग गई है। हज़ार ने अबरीशा के मज़ीद सवालों से बचने के लिए इसे भरपूर गुस्से से जवाब दिया। असल में वो मजबूरी में अबरीशा को अपनी हवेली का बड़ा राज, यानी अपनी हवेली के खुफिया रास्ते जिनका सिर्फ इस घर के मर्दों को इल्म था, वो दिखा चुका था। ये शौक अबरीशा के लिए काफ़ी बड़ा था और अबरीशा की हालत हज़ार को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो नकली गुस्सा कर रहा था ताकि अबरीशा ज़्यादा सवाल ना करे। हज़ार बा, हमारी हवेली में इतने खुफिया कमरे और रास्ते क्यों हैं? अबरीशा ने हज़ार की वार्निंग के डर से बाई को मुकम्मल ना बोलते दोबारा हज़ार को मुखातिब किया, जो अब कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने वाला था। देखो अबरीशा, तुम किसी को इन रास्तों के बारे में नहीं बताओगी, समझी? हज़ार अब सच में गुस्से में आता बोला। वो अबरीशा की कंडीशन के पेश नज़र हड़बड़ाई में शाह हवेली का एक गहरा राज खोल गया था। क्यों ना बताऊं? मैं तो रीसी और दीपिया भी दोनों को बताऊंगी। अबरीशा ने अपने दूधिया नरम और नाजुक पाँव को येलो और पिंक कॉम्बिनेशन वाले गुस्से से आज़ाद करवाते अपनी टांगें बेड पर रखते बेड ग्राउंड से टेक लगाते मज़े से कहा। इस वक्त वो अपनी तिबियत की खराबी, हज़ार की और अपनी गुफ्तगू और हज़ार का इसके इतना पास आना सब कुछ भूल चुकी थी। याद था तो बस इतना कि इसकी हवेली में बहुत से खुफिया रास्ते थे जो कहीं भी निकल सकते थे, जिसे इसने अपनी 20 साल ज़िंदगी में आज पहली बार देखा था। अगर तुम किसी को ये बताओगी तो मैं भी फिर सबको जो हवेली के पिछले हिस्से में हमारे बीच हुआ वो सबको बताऊंगा, वो भी अपने तरीके से। हज़ार ने अबरीशा के करीब जाते अपनी शाल को खींचे, अपनी आंखों में शरारत ली, इसके 14 तबक रोशन किए। आप सबको बताएंगे तो सब आपको ही डांटेंगे। अबरीशा ने परेशानी से अपनी उंगलियां में रोड़ते अपने निचले होंठ को दांतों तले चबाते आप सबको बताएं। हज़ार को डराने से ज़्यादा खुद के दिल को तसल्ली दी। हाँ, लेकिन जब राम को पता चलेगा ये सब तो। हज़ार ने नरमी से अबरीशा के गले से अपनी ब्लैक गर्म शाल निकालते झाड़ते हुए अपनी कंधों पर ली, जिसमें इसकी परफ्यूम के साथ अबरीशा के परफ्यूम की खुशबू भी रच गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ आप भी किसी को कुछ ना बताना। अबरीशा फ़ौरन अपने बेड से उठते हज़ार तक पहुंचते इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेते रेहानसी अंदाज में बोली, ओके, जब तक तुम नहीं बताओगी किसी को मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने बताया किसी को तो मैं भी सब से पहले अरहाम और बड़े पापा फरकान अबरीशा के बाबा को बताऊंगा। हज़ार ने अबरीशा की आंखों में अपनी शरारती आंखों को गाड़ते कहा, वादा करें। अबरीशा ने अपनी छोटी सी सुर्ख और सफ़ेद हथेली हज़ार के आगे फैलाई, क्योंकि इसे डर था कि अगर हज़ार ने इसके बाबा या भाई को कुछ बता दिया तो वो दोनों इसके बारे में क्या सोचेंगे। वादा। हज़ार ने अबरीशा की नाजुक को ठंडी हथेली को अपने मजबूत और तवाना गर्म हाथ में लेते आहिस्ता से दबाते
अपने दिल की बढ़ती धड़कन को नज़रअंदाज करते छोड़ा और कमरे से निकल गया। सल्तान शाह की गाड़ी देखते गार्ड ने फ़ौरन गेट खोल दिया। सल्तान ने गेट से गाड़ी अंदर लाते इतनी बुरी तरह ब्रेक लगाई कि इस बंगले की खामोशी में अजीब सा आतश पैदा हुआ। गार्ड और बाकी मुलाजिम जो बंगले के बाहर मौजूद थे अपने अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गए, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक लगाने से ही इन्हें अपने मालिक के बुरे मूड का अंदाज़ा हो गया था। सल्तान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकलते गाड़ी का दरवाज़ा इतनी कुव्वत से बंद किया कि पूरी गाड़ी एक बार हिल गई। सल्तान बंगले में दाखिल होते राहदारी से होता बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतर गया। इसके मोबाइल का लॉक पता किया। सल्तान ने सामने से आते सिकंदर से पहला सवाल किया। जी सर, ओके, पता है ना क्या मैसेज जाएगा? इसके मोबाइल से सल्तान अपने जलते वजूद से तेज़ तेज़ कदम लेता इस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो शख्स मौजूद था जिसका खून देखकर ही अब सल्तान शाह के दिल को कुछ पल सुकून मिलना था, जो पिछले 1 घंटे से बेचैनी से धड़कते सल्तान शाह को आज सफाकियत की हद हर हाथ पार करने पर गुस्सा रहा था। सल्तान ने कमरे में दाखिल होते जबड़े और अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींचा और कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बिल्कुल सामने असफर अहमद बैठा था, जिसके हाथ पांव टेप से बेदर्दी से बंधे हुए थे। इसी तरह इसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी, जबकि इसकी आंखों पर ब्लैक रंग की मोटी सी पट्टी मजबूती से बांधी गई थी। सल्तान शाह टांग पर टांग रखे अपने एक बाजू को कुर्सी के बाजू पर फैलाए हुए दूसरे बाजू की कोहनी को कुर्सी के बाजू पर टिकाए अपनी हथेली की मुट्ठी बनाए असफर अहमद पर अपनी सुर्ख नसें जमाए बैठा था, जो कुछ मिनट्स बाद अपनी भरपूर कोशिश कर रहा था खुद को आज़ाद कराने की। सल्तान शाह ने अपनी जैकेट की पॉकेट से गन निकाल कर सामने टेबल पर जोरदार आवाज़ से फेंकी। कौन है? असफर अहमद ने अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी मौत। सल्तान शाह ने सुकून से चट्टान से सख्ती लिए असफर के कान के पास धमाका किया। जारी है तो देखिए ये अगले एपिसोड में सल्तान शाह असफर को कैसे डील करता है और सल्तान का अरीज़े को लेकर अगला कदम क्या होने वाला, क्या हिसार का बरीशा की तरफ बढ़ना। अरहाम शाह के ज़बरदस्त कहर को आवाज़ देता हदीबिया और अरहाम में मज़ीद दूरियां भरेगा। नावल अब बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ अख्तियार करने वाला, तो नावल को जाने तो मन्ना तुझे न मेरा अनुष्य खां किस्त नंबर 12। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सिकंदर ने सल्तान शाह के इशारे पर असफर की आंखों से पट्टी उतार कर दूर उछाल दी। असफर अपनी आंखें खोलते सल्तान शाह की तरफ देखने लगा, जो सुर्ख अंगारे की तरह दहकती आंखें असफर पर गाड़े बैठा था। असफर के माथे पर सल्तान शाह की तरफ देखते पसीने के कतरे नमूदार हुए। सिकंदर ने सल्तान शाह के इशारे पर इसके मुंह से टेप भी हटा दी। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? असफर अहमद ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा था, तो वजह सामने वाले की जनूनी सब जलाकर फिना कर देने वाली नजरें थी। अभी भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? सल्तान शाह ने अपने हाथ का मुक्का सामने टेबल पर मारते चिल्लाकर कहा। आज सल्तान शाह का दिल कर रहा था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दे। असफर सल्तान शाह के चिल्लाने पर बिल्कुल चुप था। वो सल्तान शाह को बहुत अच्छे से जानता था कि वो गुस्से में तबाही मचा देता था। असफर अहमद, तुम्हारी जुर्रत को वैसे एक सलाम तो बनता है। सल्तान शाह ने अरीज़े के मोबाइल पर असफर के इस शायरी वाले मैसेज का सोचते गन को अपनी पेशानी पर हल्के हल्के मारते असफर अहमद की तरफ कहर बरसाती आंखों से देखा। देखो जरदान, अगर तुम्हें कोई सवाल करना है तो अपनी फैमिली से करो। असफर ने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। कुछ प्यास और कुछ डर की वजह से इसका हलक खुश्क था। इनसे भी सारे हिसाब किताब होंगे। फ़िलहाल तो तुम्हारी बारी है। सल्तान शाह ने अपने दहकते लहजे को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सच था, आज इसकी फैमिली ही इसकी रूह इसके जिस्म से खींचने में लगी थी। अरे असफर अहमद, अब गलती से भी तुमने मेरी अरीज़े का नाम अपनी ज़ुबान से निकाला तो तुम्हारी ज़ुबान के इतने टुकड़े करूँगा कि गिनते गिनते सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सल्तान शाह ने असफर अहमद की बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके मुंह पर पूरी ताकत से मुक्का मारते इसका जबड़ा इसकी जगह से हिलाया था।
ज़रदान शाह के एक मुक्के से ही असफर अहमद के मुंह से गर्म सियाल फवारे की सूरत बहने लगा। तुम्हें मैंने पहले ही वार्न किया था कि दूर हो जाओ इस सब से, लेकिन शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। ज़रदान शाह ने दोबारा गन अपनी पेशानी पर हल्के हल्के मारते असफर को देखा। तुम भी फिर ये मान लो ज़रदान शाह, तुम एक कमज़ोर मर्द हो जो अपने से जुड़ी औरत का नाम किसी और के साथ जुड़ने से ना रोक सका। असफर अहमद को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। इसने भी सामने वाले को वहाँ छोड़ दी जहाँ इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना। ज़रदान ने अपनी कुर्सी से एक झटके से उठते असफर के बालों को अपनी गिरफ्त में लेते इसके मुंह पर जुनूनी अंदाज में बेदर्बे मुक्के बरसाते इसे कुछ मिनट्स में ही अधमुआ कर दिया। ज ज़रदान शाह जो बहुत असूल पसंद बनता था, आज देखो खुद को सामने वाले के हाथ पांव बांध कर इससे बदला ले रहा। असफर अपनी हालत के खिलाफ हिम्मत करते अपना मुंह अपने कंधे से साफ करते ज़रदान शाह पर तंज कर गया। बकवास बंद कर अपनी। सिकंदर ने असफर अहमद की बात पर इसे बालों से पकड़े एक मुक्का रसीद करते सुर्ख आंखों से देखा। वो ज़रदान शाह के खिलाफ इसका तंज बर्दाश्त ना कर सका। जबकि ज़रदान अब कमरे में खामोशी से चक्कर लगा रहा था। सिकंदर दूर हो जाओ। इससे पहले कि सिकंदर अपने गुस्से के ज़ेरे असर दोबारा असफर पर झपटता, ज़रदान ने इसके कंधे पर हाथ रखे इसे ठंडा किया। ज़रदान शाह आज भी असूल पसंद है, और ज़रदान शाह का सबसे बड़ा असूल है जो ज़रदान शाह का है वो सिर्फ ज़रदान शाह का है। ये हक़ तो इस इंसान को भी हासिल नहीं कि वो मुझसे दूर हो सके, तो किसी और को यह हक़ कैसे मिल सकता। ज़रदान ने असफर अहमद की आंखों में अपनी गहरी सुर्ख आंखें गाड़े कहा। इसकी आंखों की सख्ती इसके सच्चे होने को जाहिर कर रही थी। अब तुमसे तब मुलाकात होगी जब इसके सारे हकूक़ ज़रदान शाह अपने नाम लिखवा लेगा। जो इसका जुनून इश्क बनी इसके जिस्म में खून के साथ इसके हर हिस्से में गर्दिश करती है, जिसके बिना सांस लेना भी ज़रदान शाह के लिए मुश्किल है। ज़रदान ने दोबारा सामने कुर्सी पर बैठते ख्यालों में इस परी पैकर का चेहरा लेते कहा, जो इसके ज़रा से जुनून को सहती कुछ वक्त पहले ही बेहोश हो चुकी थी। ज़रदान अपनी और अरीज़े के आज की मुलाकात को सोचता मुस्कुराने लगा। असफर ज़रदान को मुस्कुराते देख हैरान हुआ। इस वक्त इसे वो कोई साइको लग रहा था जिसका मूड पल पल में बदल रहा था। सिकंदर 2 दिन तक इसे ज़रदान शाह की मेहमान नवाज़ी दिखाओ, क्योंकि फिर ये कुछ देखने के काबिल नहीं रहेगा। ज़रदान शाह ने खुद को अरीज़े के ख्यालों से आज़ाद करवाते सिकंदर को बोला और ख़ुद मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते बाहर निकल गया, जबकि सिकंदर भी जल्दी से असफर की आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लपेट कर इसके पीछे निकलता दरवाज़ा लॉक कर गया। हाँ, कैसी है अब तुम्हारी बहन? ज़रदान शाह ने अरहाम को कॉल में लाते तंजिया पूछा। तू सुधर जा ज़रदान, अगर तू मेरा जिक्र ना होता तो ऐसे बकवास करने पर मैं तेरा क्या हाल करता तू जानता है। अरहाम शाह ने ज़रदान के तंजिया तुम्हारी बहन बोलने पर गुस्से से कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो एक आधा मुक्का तो ज़रूर जड़ देता इसके मुंह पर। अच्छा साले साहब सॉरी। ज़रदान ने मुस्कुराते हुए अरहाम शाह को दोबारा तंग किया, जबकि अरहाम ज़रदान शाह के खुशगवार मूड पर फ़ोन कान से हटाते घूरने लगा। क्या कोई ख़जाना हाथ लग गया है? अरहाम ने ज़रदान के अच्छे मूड पर हैरानगी से इस्तफसार किया। हमारा तो बस एक ही खजाना है जिसकी हिफाजत मैं जान से बढ़कर करूँगा, बाकी ज़रदान शाह को किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। ज़रदान ने दोबारा खुशगवार मूड में कहा। तो इस बार अरहाम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसले, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जिस कदर गुस्से से यहाँ से गया था, अरहाम को यही लगता रहा कि आज वो कोई ना कोई मसला खड़ा करके रहेगा। सच का जानने से याद आया, अरीज़े कैसी है? ज़रदान ने अरहाम की खामोशी पर दोबारा से इसे तंग किया। खुद ही आकर देख ले। जब तू मुझसे चीज़ें छुपाएगा तो ये उम्मीद ना रखना कि मैं तेरा साथ दूंगा। अरहाम शाह ने ज़रदान के खुशगवार मूड की वजह इसे ना बताने पर नाराज़गी जताना ज़रूरी समझा। मेरी महबूबा नाराज़ होगी। ज़रदान शाह ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाते अरहाम शाह को मुस्कुराने पर मजबूर किया। बकवास बंद कर, अरीज़े अब ठीक है। बीपी लो था तो भाभी ने इंजेक्शन दिया था इसे।
अब काफ़ी बेहतर है और तू भी हवेली पहुंच जल्दी। अरहाम ने बाहर लॉन की तरफ बढ़ते मसरूफ़ अंदाज से कहा, आ रहा हूँ। ज़ैदान शाह ने सोफे से टेक लगाते कहा और फ़ोन बंद करते सिकंदर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो खामोशी से खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, कोई ज़रूरत नहीं इसके पास जाने की, मैं खुद ही देखूंगा इसे 2 दिन बाद। ज़ैदान शाह ने सिकंदर को ज़रा सख्त अल्फाज से बावर करवाया कि वह असफर से दूर रहे, नहीं तो सिकंदर इसे माफ़ नहीं करता था जो ज़ैदान शाह को एक लफ्ज़ भी बोलता था। अरहाम शाह लॉन की तरफ जाने के ये राहदारी से गुजर रहा था जब इसे हुदैबिया अपने कमरे की तरफ बढ़ती नजर आई तो वह फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। इसकी इतनी तैयारी देखते अरहाम शाह का दिल डूब कर उभरा। अरीसे के कमरे में भी वो अपनी नज़रें हुदैबिया से हटा नहीं पा रहा था, जो मुसलसल इसकी नज़रों से सुर्ख हो रही थी। हुदैबिया अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी जब इसे दरवाजे से किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। इसने मसरूफ़ अंदाज मैं मुड़कर देखा तो अरहाम शाह दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। आप यहाँ? बाहर इतने गेस्ट हैं, कोई आपको यहाँ देखेगा तो। अरहाम को देखते ही हुदैबिया फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ते परेशानी से बो रही थी। जब अरहाम ने इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रखे इससे चुप करवाया। पहली बात, मुझे यहाँ आते किसी ने नहीं देखा, और दूसरी बात, अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरहाम ने हुदैबिया को गहरी आंखों से देखते इसे अपने करीब करते गमगीन लहजे से इसकी तैयारी को देखा, जो इस वक्त डार्क ग्रीन रंग के पाँव तक आते खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस थी, जिसमें इसका रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। फ्रॉक पर गोल्डन कलर का नफीस सा काम हुआ था। इसने अपने लंबे बालों को लूज कर डाले खोले हुए माथे पर छोटी सी गोल्डन बिंदिया भी लगा रखी थी। मेकअप के नाम पर आंखों पर हल्की ग्रीन और गोल्डन रंग की लाइट शेड्स भी लगाए गए, जो इसकी आंखों की शेप को और भी खूबसूरत बनाते अरहाम का ईमान डिगमगा रहे थे। होंठों पर लाइट पिंक कलर का लिप ग्लोस भी इसकी तैयारी को क़यामत खेज बनाने की वजह बन रहा था। अरहाम शाह हुदैबिया के होंठों पर हाथ रखे इसे देखने में मगन था। जब हुदैबिया ने कंफ्यूज होते इससे फासला बनाना चाहा, लेकिन अरहाम इसके इरादे देखता फ़ौरन इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने और करीब कर गया। वैसे आज क्या मुझे करीब की जान लेने का इरादा है? अरहाम ने हुदैबिया के कान के पास जाते इसके झुमके को चूमते इसे कांपने पर मजबूर किया। आप प्लीज़ ऐसे ना बोलें। हुदैबिया ने अपनी आंखों को झुकाते लरसते लहजे में मध्यम सुरीली आवाज़ में अरहाम शाह के दिल के सब तारों को छेड़ा। कैसे ना बोलूं मेरी जान? अरहाम ने उसे अपने और नज़दीकते अपने और इसके बीच मामूली फासले को भी ख़त्म किया। मनने वाली बात ना करें। हुदैबिया ने सर झुकाया आहिस्ता आवाज़ में कहा, हाय कौन काफिर होगा जो इन अदाओं पर कुर्बान ना हो। अरहाम ने अपने लफ्ज़ हुदैबिया के सुर्ख होते गालों पर रखते इन्हें पूरी शिद्दत से चूमा। प्लीज़ अरहाम। हुदैबिया ने अरहाम की मज़ीद पेशकदमी पर मनमनाते हुए कहा। अरहाम हुदैबिया के एक एक नक्श को अपने होंठों से महतबर करते मदहोशी में इसकी कमर पर भी बेबाकी से अपने हाथ की गुस्ताखियाँ बढ़ा रहा था। जब इसका हाथ हुदैबिया के पिछले गले पर लगा, जिसकी गहराई इसे छूते ही महसूस हो गई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा है। अरहाम ने एकदम हुदैबिया को मोड़ते इसकी कमर अपनी तरफ करते इसके बालों को एक कंधे पर किया तो इसके पिछले गले की अच्छी खासी गहराई से इसकी कमर का कुछ हिस्सा पूरी आबोताब से चमक रहा था। ये क्या बेहुदा ड्रेसिंग कर रखी है तुमने? अरहाम शाह का दिमाग ये देखते ही वक्त से उड़ा था। इसने हुदैबिया के बाजू को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते भरपूर गुस्से से एक टक अपनी नज़रें इस पर जमा कर ठंडे लहजे में कहा कि हुदैबिया की आंखों में आंसू जमा हुए। अरहाम शाह के पल में तोला पल में माशा मजाज से ही हुदैबिया की जान जाती थी। वो ये डिज़ाइनर ड्रेस है तो मैंने इसे गला छोटा करने की इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन वो भूल गई। हुदैबिया ने अरहाम शाह को डरते सच बताया। इसे भी डिज़ाइनर पर काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो इमरजेंसी कोई और ड्रेस अरेंज ना कर सकी तो सबके कहने पर इसने बालों को खोल कर इसे
छुपा लिया। वैसे भी माइयों का मर्दों और औरतों का इंतज़ाम अलग अलग था, इसलिए वो ये रिस्क ले गई। लेकिन अब वो पछता रही थी, क्योंकि इसके जल्लाद शोहर को ये पता लग गया था। और दिव्या राम की गुस्सीली आंखें खुद पर महसूस करती नजर झुकाए खड़ी थी। तुम कब से इसी ड्रेस में घूम रही हो दिव्या राम शाह? ये सोच कर ही मेरा दिल चाह रहा तुम्हें इस ड्रेस के साथ ही जला कर राख कर दो। अरहाम ने दिव्या दोबारा से दिव्या को अपने करीब करते चिल्ला कर कहा। वो क्या वो तुम? अरहाम ने दिव्या का रुख दोबारा से दूसरी तरफ मोड़ते, इसके बालों को दोबारा एक कंधे पर डालते, इसकी डोरियों को एक ही झटके में तोड़ते, इसकी कमर के नजर आते हिस्से पर अपने दांत गाड़े। अरहाम प्लीज़, दिव्या ने चीखते हुए अपना रुख अरहाम की तरफ करना चाहा, लेकिन अरहाम इसके पेट पर अपने बाजुओं को लपेटते, इसके फराक को कंधे से नीचे करते, इस पर जगह जगह अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। अरहाम शाह की मलकियत की इतनी लापरवाही पर सज़ा तो बनती है मेरी जान। अरहाम ने दिव्या का मुंह अपनी तरफ करते इसकी ठोड़ी के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखे, इसका झुका मुंह ऊपर किया तो दिव्या के पूरे चेहरे को आंसुओं से भीगे देख अरहाम का गुस्सा एकदम 7वें आसमान को छूने लगा। क्या चाहती हो? बेगम के सज़ा के तौर पर सारी हदें पार करते तुम्हें रोने की सही वजह दे दूं? अरहाम ने दिव्या के फराक को कंधे से और नीचे करते, इसकी साफ शफाफ गर्दन और इसके नीचे जनूनी अंदाज में सुर्ख निशान छोड़ते लफ्ज़ों को चुबाते कहा। तो दिव्या ने लरसते हुए अरहाम की गहरी सुर्ख आंखों में देखा, जो सच में हर हद पार करने की चाह रखती थी। नहीं प्लीज़, दिव्या ने हिम्मत करते अरहाम के कंधे पर हाथ रखे अपनी सांसों को बहाल किया। तो फिर इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म करना बंद करो। अरहाम ने इसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूमते और दिव्या के लरसते वजूद को अपनी बाहों में भरते इस की नाज़गी को भरपूर तरीके से महसूस किया। और दिव्या अपनी हालत के पेश नज़र बड़ी मुश्किल से आंसू रोके अरहाम शाह की बाहों में लरस रही थी, जिसका हाथ इसकी चमकती कमर पर भी बाकी से हरकत कर रहा था। अरहाम मुझे बाहर जाना है। और दिव्या ने अरहाम को ऐसे ही खुद से लपेटे देखकर हिम्मत करते कहा। बाहर जाकर क्या करना है? अच्छी बीवियां अपने शोहर के सुकून की वजह बनती, तो क्या तुम अच्छी बीवी नहीं बनना चाहती? अरहाम ने दिव्या के गाल पर अपने अंगूठे को रब करते अपनी तलब को अल्फाज में बयां किया। अरहाम प्लीज़। दिव्या को दोबारा से आंसू बहाते देख अरहाम गुस्से से इसके नर्म और नाजुक लरसते होंठों पर झुकते, इसके बाकी अल्फाज इसके गले में ही दबाते, अपनी तिश्नगी और गुस्से को बेहद वक्त अपनी नाजुक जान पर उतारते, इसकी सांसों को शिद्दत से नहेल करते इसे तड़पते देख भी अपनी शिद्दत में कमी के बजाय इजाफा कर गया। कुछ मिनट्स बाद जब इसे लगा कि अब वो दिव्या की सांसें रुक जाएंगी, इसने अपनी कुछ सांसें दिव्या में नहेल करते इसके सुर्ख भीगे होंठों पर अपनी जुबान फेरते इन्हें आज़ादी बख्शी। दिव्या गहरे गहरे सांस लेते अपने आंसुओं से तर चेहरे को अरहाम शाह के कंधे पर रख गई। दिव्या ने बामुश्किल आंखें खोल अरहाम को देखते बोला, तुम चाहो तो मेरे गुस्से को कुछ पल में शांत कर सकती हो, लेकिन मेरी मासूम बीवी को ऐसी कोई चालाकी आती ही नहीं। अरहाम शाह ने दिव्या के सर को अपने हाथों में पकड़े मायने के इस अंदाज में कहा तो दिव्या अपने सुरख चेहरे को मज़ीद झुका गई। लेकिन मेरा वादा है, मैं अपनी बीवी को ऐसी चालाकियाँ सिखा कर रहूँगा, आखिर इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अरहाम ने दिव्या के होंठों को नरमी से छुआ, जो इसकी कुछ देर पहले की शिद्दत से सुर्ख कंधारी हो रहे थे। क्या बोलती हो? पहला सबक आज ही ना सिखा दो? अरहाम ने दिव्या को गोद में उठाते बेड की तरफ बढ़ते इसके कान में सरगोशी की। अभी जारी है। कैसी लगी आज की एपिसोड? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके।